अमेरिकी सेना के अंतिम प्रहार के लिए 4 प्लान भी तैयार किए गए। दावा है कि ट्रंप किसी एक प्लान को चुन सकते हैं। पहले प्लान के मुताबिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका खार्ग आइलैंड से शुरुआत कर सकता है। खार्ग के पास अतिरिक्त आर्मी और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया गया है। दूसरे प्लान के मुताबिक लारक द्वीप पर अमेरिका हमला कर सकता है। यह एक ऐसा आइलैंड है जो हॉर्मूज पर नियंत्रण रखने में ईरान की मदद करता है। यहां पर ईरानी बंकर, वॉरशिप और रडार भी मौजूद हैं। यहीं से ईरानी हॉर्मूज पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तीसरा प्लान, अबू मूसा के रणनीतिक द्वीप और 2 छोटे द्वीपों पर कब्जा करना। यह आइलैंड हॉर्मूज के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास है। इन पर ईरान का नियंत्रण है, लेकिन यूएई भी अपना दावा करता है। इस विवाद का फायदा अमेरिका उठा सकता है। अमेरिका का चौथा प्लान है हॉर्मूज के पूर्वी हिस्से में ईरानी तेल का निर्यात करने वाले जहाजों पर कब्जा। साथ ही अमेरिकी सेना की ईरान के अंदर जमीनी अभियान की भी योजना है, ताकि परमाणु संयंत्रों के अंदर दबे संवर्धित यूरेनियम को भी कब्जे में लिया जा सके। इसके अलावा चाबहार पोर्ट भी अमेरिका की लैंडिंग साइट हो सकता है, क्योंकि यह सेफ साइट है और इससे अमेरिका ईरान को चौंका सकता है। खार्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये ईरान की मजबूती भी है और उसकी कमजोरी भी। मजबूती इस लिहाज से क्योंकि खार्ग द्वीप से ईरान का 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है और ईरान की अर्थव्यवस्था का दारोमदार इसी पर टिका है। जबकि हॉर्मूज के जरिए ईरान खाड़ी देशों में अपने दबदबे को कायम रखना चाहता है। हॉर्मूज में तनाव का मतलब कई देशों में हाहाकार और फिर अमेरिका के वॉर प्लान को चैलेंज। हालांकि ये दोनों ही हाथ से निकल न जाए, इसके लिए ईरान भरपूर जतन कर रहा है। युद्ध खत्म करने के लिए अपनी शर्तों में इनकी सुरक्षा भी मांगी है और ऐसा न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान ने दांव चला है। अगर हॉर्मूज पर अमेरिका कब्जा करने की कोशिश करेगा तो समंदर के नीचे से गुजरने वाली इंटरनेट केबल्स काट दी जाएंगी और फिर दुनिया में इंटरनेट ब्लैकआउट का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। चूंकि दुनिया का 97% इंटरनेट समंदर के नीचे केबल्स के जरिए ट्रेवल करता है, जिसमें हॉर्मूज भी शामिल है। इसलिए ट्रंप अब तक धमकी से आगे नहीं बढ़ पाए। ये अलग बात है कि उसका नाम बदलने की हसरतें पाले हुए हैं। ट्रंप के लिए हॉर्मूज पर अमेरिकी कंट्रोल इतना आसान होता तो शायद नेटो देशों से मदद नहीं मांगनी पड़ती। नेटो के मना करने के बाद भी बार बार ट्रंप उन्हें नहीं कोसते। और यह भी बात दीगर है कि दुनिया के जिन 8 समुद्री रास्तों के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है, उनमें से किसी पर भी अमेरिका का दबदबा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का प्रभुत्व माना जाता है। बाब-अल मंदेब पर यमन के हूती विद्रोहियों का दबदबा है, जो कि ईरान के समर्थक हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर सिंगापुर का ज्यादा असर है। स्वेज कैनाल पर पूर्ण रूप से मिस्र का नियंत्रण है। पनामा कैनाल पर अमेरिका का रणनीतिक प्रभाव है, मगर पनामा का रोल बहुत बड़ा है। इसी तरह टर्किश स्ट्रेट पर तुर्की, स्ट्रेट ऑफ डेनिश पर डेनमार्क और स्वीडन, जबकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर स्पेन, मोरक्को और ब्रिटेन अपना अपना दावा करते हैं। बीते कुछ सालों से अमेरिका ने पनामा और मलक्का को लेकर दिलचस्पी दिखाई, मगर इन समुद्री रास्तों पर उसकी फोर्स हमेशा के लिए तैयार हो, ऐसा हाल फिलहाल मुमकिन दिखाई नहीं देता। तो क्या ट्रंप खार्ग आइलैंड पर अटैक करेंगे? कयासों और दावों के बीच खार्ग को लेकर ईरान की अपनी तैयारी है। अमेरिकी सैनिकों के मिडिल ईस्ट की तैनाती के बीच तेहरान का प्लान भी सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 10 लाख नए सैनिकों को तैयार कर दिया है। इन्हें सैन्य उपकरण से लेकर मानसिक तौर पर प्रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी गई है। तेहरान मीडिया का दावा है कि कई युवा IRGC में भर्ती होने के लिए संपर्क साध रहे हैं। हालिया घटनाक्रम से ईरान भी लगभग मान चुका है कि वो अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशंस को रोक लेगा। खार्ग आइलैंड पर अगर ट्रंप अपने सैनिकों को उतारते हैं तो ईरान ने भी खार्ग को अमेरिकी सैनिकों की कब्र बनाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। ईरान ने खार्ग के पास स्मार्ट माइंस और एंटी शिप माइंस बिछा दी हैं।
खार्ग आइलैंड पर आत्मघाती ड्रोन भी तैनात हैं। ये ड्रोन झुंड में हमला करने के लिए प्रोग्राम किए गए और यूएस नेवी के रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं। खार्ग में बंकर्स के नीचे S-300 और S-400 तैनात हैं। नूर, कादर जैसी एंटीशिप क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। IRGC के स्नाइपर्स को ऊंची चोटियों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ईरान ने स्कॉर्चेड अर्थ रणनीति भी तैयार की है। द्वीप हाथ से निकलता देखकर यह रणनीति काम आएगी। इस रणनीति में हार होने पर हर उस चीज को नष्ट कर दिया जाता है जो दुश्मन के काम आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेल के कुओं और टर्मिनल को ईरान खुद उड़ा देगा और पूरा खार्ग आइलैंड आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। यानी ईरान का हिसाब क्लियर है। एक तो वो अमेरिका को घुसने नहीं देगा, अमेरिका घुसा तो मारते मारते मरेगा, और अगर मरने की नौबत आ ही गई तो पूरा खार्ग आइलैंड तबाह कर देगा। एकदम फिल्मी कहानी है, बहुत फिल्म में नहीं होता है कि एकदम पूरा बम वम लगा हुआ है कि लास्ट में मरेंगे, एक बटन दबाए खत्म, सब फट गया। ईरान जंग में हो रहे खर्चे ने भी ट्रंप को खार्ग पर बड़ा स्टेप उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी खबरें भी वेस्टर्न मीडिया में छाई हुई हैं। आकलन ये भी किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के इस द्वीप को इसलिए भी हथिया लेना चाहता है ताकि एक पंथ कई काज साधे जा सके। ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि खार्ग पर कब्जा करके उसकी इमेज बिल्डिंग की जा सकती है। वेनेजुएला की तरह खार्ग भी अमेरिका का आर्थिक बोझ कम करने में मदद कर सकेगा और फिर ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर उसके मिसाइल प्रोग्राम को रोकने में मदद मिलेगी। इजराइल भी ईरान की इस लॉन्ग टर्म गेन वाली स्ट्रेटेजी को ध्वस्त करने की मंशा रखता है और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर यही इरादे उसने जाहिर भी किए हैं। ईरान को कमजोर करना इजराइल की पॉलिसी है और ये उसकी सालों पुरानी ग्रेटर इजराइल वाली थ्योरी को एक बड़ा संबल दे सकता है। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल में वेस्ट बैंक, गाजा और गोलान हाइट्स है। जॉर्डन, साउथ लेबनान, इराक और सीरिया का बड़ा हिस्सा और मिस्र का सिनाई भी इसका पार्ट है। इससे इजराइल अपनी सुरक्षा जरूरत भी बताता है और धार्मिक संबंध भी जोड़ता है। सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि क्या इसलिए नेतन्याहू ने ब्लू वाटर डॉक्ट्रिन से ब्राउन वाटर डॉक्ट्रिन की तरफ शिफ्टिंग की है। देखिए, मिडिल ईस्ट की रीशेपिंग हुई तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा और इस बदले सिनेरियो में भारत की भूमिका बेहद अहम रहेगी क्योंकि भारत खाड़ी देशों से व्यापार करता रहा है। भारत के साथ उनके अच्छे संबंध रहे और शांति से समाधान निकालने की जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, वही लाइन कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दोहरा रहे हैं। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चिंता ईरान युद्ध को लेकर संसद के समक्ष रखी, वही मुद्दा मिडिल ईस्ट के राष्ट्राध्यक्षों से हुई बातचीत में उठाया। फिर चाहे सऊदी अरब हो या यूएई, बहरीन हो या ओमान, कतर हो या कुवैत, खाड़ी के तनाव को कम करवाने के मकसद से मोदी ने पश्चिम एशिया के नेताओं से लगभग 2-2 बार टेलीफोनिक कम्युनिकेशन किया। एक दफे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मोदी की ईरान जंग को लेकर लंबे दौर तक चर्चा हुई। मोदी की इसी महती भूमिका को देखते हुए ईरान के राष्ट्रपति ने मदद मांगी। पेजेकिशियन ने मोदी से अमेरिका और इजराइल के हमले रुकवाने को कहा। मोदी के शब्दों के असर का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि कई खाड़ी देशों ने हिंदुस्तानी नागरिकों को सुरक्षित वतन लौटाने के कदम उठाए। सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में
ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। इस वॉर को प्रधानमंत्री ने न सिर्फ मानवीयता के लिए खतरा बताया, बल्कि दुनिया को बड़े एनर्जी क्राइसिस से आगाह भी किया। एक ऐसा संकट जिससे पूरी तरह उबरने में कई साल लग जाएंगे, बशर्ते इसे यथास्थिति पर रोक दिया जाए। वरना ये बात ट्रंप भी समझ चुके हैं कि ईरान में गिरते बम गोले और फिर IRGC का पलटवार माइलेज से ज्यादा डेंट करने वाला है। ऐसा आफ्टर इफेक्ट होगा जिसका उदाहरण खुद ट्रंप पर्ल हार्बर के जरिए दे चुके हैं। ट्रंप के लिए ईरान के बैटलफील्ड में सरप्राइज से ज्यादा बैकफायर है। अमेरिका के कई शहरों में 80 लाख से ज्यादा सड़कों पर उतरे लोग नो किंग्स नो लाइज के स्लोगन के साथ विरोध प्रदर्शन किया। सवाल उठाए, आत्ममुग्धता के शिकार ट्रंप अमेरिकियों के हितों पर कब ध्यान देंगे? ट्रंप भी ये समझ चुके हैं कि वो ईरान वॉर में ऐसे फंसे हैं जहां से बिना कुछ हासिल किए निकलना उनके राजनीतिक करियर पर बहुत बड़ा दाग जैसा होगा। इसलिए फाइनल ऑर्डर देते हुए सहयोगियों से कहने लगे, और भी काम है, इस वॉर को जल्दी निपटाओ। India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that. विदेश मंत्री एस जयशंकर अगर खाड़ी में शांति की बात करते हैं तो पाकिस्तान को टारगेट भी करते हैं। समूचा पाकिस्तान इसलिए भन्नाया हुआ है। उन्हें दलाल नेशन कैसे बोल दिया? हालांकि इस फैक्ट को शहबाज और मुनीर भूल गए कि प्रस्ताव का जो पुरिंदा ईरान को उनकी तरफ से बढ़ाया गया है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ज्यादा है, न कि बातचीत बहाली के मुद्दे। इसलिए पाकिस्तान में चल रही 3 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में न तो ईरान का प्रतिनिधि पहुंचा और न ही अमेरिका और इजराइल का। जो पाकिस्तान भारत के हाथों कई बार पिट चुका है, अफगानी लड़ाकों से भी मार खा रहा है, जिसकी सेना मुल्क के अंदरूनी विद्रोहों को शांत नहीं कर पाती, भला वो अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर का रोल कितना निभा पाएगा? यह डाउट सिर्फ हमें या आपको नहीं है, बल्कि पाकिस्तानियों को भी है, बल्कि दुनिया भर के कई लोगों को हैरत हो रही है देखकर। चीन भी पाकिस्तान को शक की नजर से देख रहा है। किस तरह ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में चीन से दगाबाजी कर रहा है पाकिस्तान, यह सबको दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जिस पॉज से आगे का जिक्र हो रहा है, वो मुनीर को ऐसी मुसीबत में डालने वाला है जहां वो या तो ईरान का बुरा बनेगा या फिर सऊदी से बैर लेगा, और ये दोनों ही स्थितियां पाकिस्तान के लिहाज से ठीक नहीं। ठीक 6 महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डील हुई थी। इस डिफेंस डील का एक सार ये भी था कि दोनों मुल्कों में से किसी पर हमला हुआ तो एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। यानी पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी साथ आएगा और सऊदी पर किसी ने अटैक किया तो पाकिस्तान उसकी जंग में कूदेगा। मगर आसिम मुनीर ने क्राउन प्रिंस के साथ किए इस समझौते को ईरान युद्ध के दौरान मजाक सा बना कर दिया। तेहरान ने सऊदी में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, कुछ रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। मिडिल ईस्ट के सबसे सेफ कंट्रीज में शुमार सऊदी की इस धुआं होती तस्वीर को मुनीर और शहबाज सिर्फ दूर से देखते रहे। पाकिस्तान को मालूम था कि उनके लिए ये हाथ चलाने से ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इस्लामिक नेटो वाला फार्मूला गठन से पहले ही खत्म होता दिख रहा है। उसके मुस्लिम ब्रदरहुड वाले मंसूबे पर पानी फिर गया है। मुल्ला मुनीर के पास सिवाय अमेरिका की चापलूसी करने के कुछ और नहीं बचा। ईरान अगर ट्रंप के वादों पर एतबार नहीं करता है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, ये सोचकर ही मुनीर का दिल कांप रहा है।
अमेरिका का हितैषी बनने के चक्कर में पाकिस्तान चीन का भरोसा खो बैठा है। सऊदी अरब से कभी कभार मिलने वाली फंडिंग भी पूरी तरह रुक जाएगी। IMF भी पाकिस्तान पर नजर इनायत करना बंद कर सकता है और ईरान से उसका बॉर्डर विवाद फिर से नई शक्ल ले सकता है।